नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सबके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। अब यही टाइम है आपको यूटिलाइज करना है और ये जो 10-15 दिन की मेहनत है ना, यही डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप सब ने बहुत मेहनत की। अब लास्ट टाइम में क्या होता है, हमें मल्टीपल टाइम रिविजन करना होता है। इस बार एग्जाम में जीके चीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि 90% बच्चों की हिंदी स्ट्रॉन्ग है, 90% बच्चों ने रीजनिंग को भी बहुत पढ़ा है और रीजनिंग में खूब प्रैक्टिस की है, तो रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर करेंगे। मैथ का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, 20 क्वेश्चन आने हैं, तो इसलिए मैथ का कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। जो सबसे बड़ा स्कोरिंग पार्ट होगा इस बार जीके जीएस का, जिसने 25 प्लस स्कोर कर लिया और उधर का पेपर भी अच्छा हो गया, तो समझो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये टाइम बचा है। अब इस टाइम में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बच्चों ने पहले जीके जीएस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा। अब अचानक से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो रही है। और मैंने आप सबको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचों में हिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ाया था। अब लेकिन इस टाइम पे मेरी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके एग्जाम से पहले आपको सारी चीज़ों को रिवीजन कराया जाए। तो देखो, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की रिवीजन क्लास आ रही है। आज की क्लास में हम एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राचीन इतिहास के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े जो भी पॉइंट है उसको भी हम यही डिस्कस कर लेंगे। तो यूपी एंशियंट हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे और नॉर्मल एंशियंट हिस्ट्री को तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हो। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये जो आज आप मेहनत कर रहे हो ना, रात रात भर पढ़ रहे हो, सो नहीं रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को त्याग कर रहे हो, आपके सारे त्याग का फल आपको मिलेगा। जब वर्दी पहनेंगे ना तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। देखो, इतिहास होता है क्या है? इतिहास इति प्लस हा प्लस आस, 3 शब्दों से मिलकर बने, अर्थात जो सच में घटित हुआ हो वही हमारा क्या होता है? इतिहास होता है। अब भैया, पहले हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग अंग्रेज आए, तो कहीं पे अशोका का शासन था तो कहीं अकबर का शासन था, हम आप तो नहीं थे ना, फिर हमें पता कैसे चला? देखो, इतिहास की प्राप्त लिपियों के आधार पर इतिहास को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य उस काल से होता है जहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं सके। ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य भी मिला है और हमने पढ़ा भी है। जैसे कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य उस काल से होता है जिसका लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला। जैसे कि आपका पाषाण काल। पाषाण काल का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। पाषाण काल के जब हमने उत्खनन किया, खुदाई कराई, तो हमें अलग अलग प्रकार के उपकरण मिले। इससे हमने अंदाजा लगाया कि देखो, ये क्या कर रहा है, पत्थर का एक नुकीला है, अर्थात इन्होंने पत्थर के ही औजार बनाए होंगे। कहीं पे गर्तावास मिल रहा है तो कहीं पे ये मिल रहा है, तो हमने एक अनुमान लगाया कि उस टाइम का समाज ऐसा होगा। तो पाषाण काल कैसा होता है? प्रागैतिहासिक काल। पाषाण काल को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसके बाद पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इसके बाद आदिऐतिहासिक काल, जैसे जिस सभ्यता का आपको लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन आज तक हम उन लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं सके। जैसे कि आपकी सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता की हमें लिपि तो मिली थी, ब्राउ स्ट्रोफिडल लिपि थी, लेकिन आज तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। तो सैंधव सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये कैसा काल है? आदि ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसका हमें लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ा भी। जैसे महाजनपद काल, महाजनपद के साक्ष्य भी मिले और उनको हमने पढ़ा भी है। अशोक के अभिलेख हमने पढ़े भी और हमें साक्ष्य भी मिले, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल।
अच्छा बताइए, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? अशोक के अभिलेखों की खोज की थी टी.आर. पैंथलर ने। टी.आर. पैंथलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी, लेकिन अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसप ने पहली बार पढ़ा था। 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अब हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पूरा पाषाण काल के कुछ ऐसे स्थल है जिनसे हमें क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला पूरा पाषाण का स्थल मिला था भीमबेटका। भीमबेटका थे शैल गुफाओं, मतलब गुफाओं में चित्र के साक्ष मिले। भीमबेटका आपके स्थित कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ साथ मध्य पाषाण काल का साक्ष्य आपके उत्तर प्रदेश से मिला है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मिला है? एक तो सराय नहर और मगदहा, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का एक जिला एक उत्पाद क्या? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश से आपको कौन से साक्ष्य मिले? उत्तर प्रदेश से हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले। सराय नहर और मगदहा से हमें क्या मिले? मानव के अस्थिपंजर के पहले अवशेष मिले। दूसरा, हमें उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडव से क्या हुआ है? हमारे यहाँ पे चावल का साक्ष्य भी मिला है। कोल्डिया से क्या मिला है? कोल्डिया से चावल का साक्ष्य मिला है। कोल्डिया आपका कहाँ पे है? कोल्डिया आपके उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ चौपानी मांडव से में क्या मिला? वन्य धान का प्रमाण, मतलब धान के साक्ष्य कहाँ पे मिले? चौपानी मांडव से। आदमगढ़ बागौर जो कि राजस्थान में, यहाँ से हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। तो मध्य पाषाण का ऐसा कौन सा साक्ष्य जो कि उत्तर प्रदेश से मिला है? सराय नहर जो कि मगदहा से मिला है, जो कि प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का जिला उत्पाद है आंवला। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ प्रथम स्थान पर रहता है। याद रहेगा कि नहीं? हम यूपी से जुड़े सारे एक जिला एक उत्पाद को भी आज की वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में चावल का पहला साक्ष्य कहाँ पे मिला है? कोल्डिया जो कि इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम कृषि के साथ, देखो अभी तक हम मानते थे कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? मेहरगढ़ का, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की संत रविदास नगर से प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला है। ध्यान रहेगा कि नहीं? तो हमने देखा पूरा पाषाण काल में क्या होता था? सर्वाधिक पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। इसी के साथ साथ जो मध्य पाषाण काल में इन्होंने स्थायी जीवन बनाकर रहना प्रारंभ किया। अभी तक सब अलग अलग रहते थे, धीरे धीरे समझ में आया कि स्थायी जीवन बनाकर रह सकते। जैसे जम्मू कश्मीर से क्या मिला है? गर्तावास के साक्ष्य मिले, वहाँ पर गड्ढे बना कर रहते। 3 युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। तो ये सारे पाषाण काल के। अब पाषाण काल में धीरे धीरे पहले तो बड़े पत्थरों का प्रयोग कर रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने पत्थर के औजारों को छोटी और नुकीला बनाया। तो छोटे और नुकीले पत्थर के औजार थे, तो उस काल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं माइक्रोलिथ क्या होता है। मध्य पाषाण काल आते आते पत्थर के औजारों को छोटा बनाया और नुकीला बनाया, जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं। जब पत्थर के औजार बड़े थे तो उसे हम क्या बोलते थे? मेजोलिथ कहते थे। तो ये आपके पाषाण काल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। कृषि का आविष्कार कब किया था? कृषि का आविष्कार किया था नवपाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ कर दिया था। पशुपालन मध्य पाषाण काल में। पहला बनाया गया पालतू पशु कौन था? सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। एक जगह पर कुत्ते के साथ 100 का साक्ष्य मिलता है कि कुत्ते के साथ उसके मालिक को दफना दिया गया या मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाया गया। ऐसा साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसी के साथ साथ क्या होता है कि हमने आग का आविष्कार कर लिया, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार कर लिया, जिससे जीवन धीरे धीरे सरल हो रहा था और स्थायी कर रहे थे। अब धीरे धीरे ऐसे विकास होता रहता है। अब इसके बाद अगली सभ्यता जो आई थी 1921 में खोजी गई थी, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि पहले जो प्रमुख नगर खोजे जा रहे थे ना, सब सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे, तो इसे हमने सिंधु सभ्यता भी कहा था। इसी के साथ साथ क्या हुआ? इसे हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि खोजा गया पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सर्वाधिक कांस्य धातु का प्रयोग हो रहा था, इसलिए मैंने इसे कांस्य युगीन सभ्यता कह दिया। इसे नगरीय सभ्यता कर दिया, क्योंकि यहाँ की 75% से अधिक जनसंख्या नगर क्षेत्र से जुड़ी थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा। तो हड़प्पा स्थल की खुदाई से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो कि मांड मोगरी जिला पंजाब था, लेकिन अब वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। दयाराम साहनी ने खोज किया था। कब किया था? 1921 में।
हड़प्पा सभ्यता से आपको विशाल अन्नागार मिलता है। एक तो 837 समाधान अर्थात कब्र मिलती है। इसके साथ साथ नृत्य मुद्रा डांसिंग गर्ल है। एक तो आपके कांसे की नर्तकी मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो। इसके साथ साथ एक नृत्य मुद्रा कि एक व्यक्ति है और नृत्य करता हुआ उसका खंडित धड़ मिला है, मतलब टूटी हुई मूर्ति मिली है जिसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। ये नहीं डिसाइड कर पाए नर्तक था कि नर्तकी थी। खंडित मुद्रा मिली है, नृत्य मुद्रा का खंडित धड़। इसी के साथ साथ एक आयताकार मोहर व स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। तो जो आयताकार मोहर है इसको हमने उर्वरता की देवी माना है। और हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार, सर्वाधिक जो मोहर मिली है आपकी गोलाकार मिली है। हड़प्पा सभ्यता से आपको मोहरें मिली हैं। इसके साथ साथ एक लोथल में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था और वहीं से हमें क्या हुआ, फारस की मोहर मिली है। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वाले क्या होते थे, अन्य सभ्यताओं से भी व्यापार करते थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का हमें कोई भी लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन आज तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी, ब्राउ स्ट्रोफिडल लिपि। साक्ष्य मिला है लेकिन आज तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं सके। अगला साक्ष्य मिला था आपको मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, लरकाना जिला पाकिस्तान में। देखो दाएं तट पर है कि बाएं तट पर याद होना चाहिए। अभी हमें लगता है कि है सिंधु नदी के तट पर तो है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं दाएं तट पर कि बाएं तट पर तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना सिंधु नदी के दाएं तट पर था, लरकाना जिला पाकिस्तान में। खोज किया था 1922 में राकल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें बृहद स्नानागार और विशाल अन्नागार मिला था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान योगी जी की मूर्ति मिली है। और इस योगी जी की मूर्ति मिली थी जिसे हम पशुपति नाथ कहते हैं, इसके 3 मुख थे। तो देखो क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, अन्नागार। बृहद स्नानागार एक अलग चीज़ है कि भाई हमें बृहद स्नानागार मिला है जहाँ पे अनुमान लगाया जाए जब कोई भी पूजा होती थी कुछ होता होगा तो सब एक साथ नहाते होंगे उसी कुंड में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी विशाल अन्नागार था, ग्रेट गैनरी, जहाँ पे धान वगैरह अनाज को कलेक्ट करते तो वो आपका मोहनजोदड़ो से। देखो अन्नागार का साक्ष्य आपको हड़प्पा से भी मिलता है लेकिन विशाल अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है आपको, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को कहते मृतकों को टीला। मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 में राकल दास बनर्जी ने। अगला स्थल आपको मिला है लोथल से। लोथल भोगवा नदी के तट पर है गुजरात में। लोथल की खोज की थी SR राव ने 1955 में। लोथल से 3 युगल समाधिकरण के साथ डॉकयार्ड गोदीवाड़ा या आपका बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। मन के बनाने का कारखाना मिला है, हाथी दांत के पैमाने। इसके साथ साथ हमें कुछ बाट बटखरे भी प्राप्त हुए। तो हड़प्पा सभ्यता के जो बाट बटखरे थे वो हमेशा किससे, चट पत्थर से बनते थे। और जो बाट थी ना 16 के गोड़क में हड़प्पा सभ्यता के बाट थे। धौलीवाड़ा आपका गुजरात क्षेत्र में आर्यभट्ट ने खोज किया था। इसके साथ 1967-68 में क्या हुआ था, JP जोशी ने पुनः इस पर काम किया था। उन्नत जल प्रबंधन शैलकृत जलकुंड मिला था। 10 चिन्हों वाला शिलालेख भी मिला था। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में खोज की थी VV लाल और BK थापड़ ने 1961 में। कच्ची ईंट के बने हुए भवन, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, भूकंप आने के साक्ष्य मिले और घरों में कुएं भी मिले। देखो हाँ, कालीबंगा का तात्पर्य होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से ही आपको क्या मिला, लकड़ी के हल्का साक्ष्य मिला था। देखो हड़प्पा सभ्यता वालों को अभी तक लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे के ज्ञान का पहला साक्ष्य भी आपको कहाँ से मिलता है, उत्तर प्रदेश के अतरंची खेड़ा से। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्तर उत्तर प्रदेश से नहीं मिले, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर तक था उसका साक्ष्य हमारे उत्तर प्रदेश से। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आपके यूपी GK में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और नॉर्मल तो पूछे ही जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इतना ही डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। हम सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे। बस आप कम टाइम में वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। आप याद करने पे फोकस मत करिएगा, बस आप इतने सारे पॉइंटों को 1-2 बार सुन लीजिएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे।